कि डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना, एक सुपर पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट खड़ा होना। क्यों 1944 का ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड यूएस डॉलर का दुनिया के लिए एक ट्रैप था। ऐसा क्या खास है यूएस डॉलर में जो इसे सुपर पावर करेंसी बनाती है? आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी अगर डॉलर की बात करें तो ये डॉलर शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द थेलर से हुई है। थेलर को लोग शॉर्ट में डॉलर बोलने लगे और धीरे धीरे ये सब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1776 में जब यूएस ने ब्रिटिशर से आज़ादी पाई तो उनके पास कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं था। यूएस में उस समय पाउंड स्टर्लिंग और स्पेनिश सिल्वर ही चलते थे। फिर यूएस सरकार कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कॉन्टिनेंटल करेंसी नाम से अपनी पहली करेंसी को लॉन्च किया, लेकिन इसमें कुछ एरर थे, जैसे कि इसे किसी भी गोल्ड या सिल्वर के साथ बिना किसी सपोर्ट के लॉन्च किया गया था। जैसे कि आज की डेट में हमने देखा ही होगा, जिस देश के पास जितना गोल्ड रिजर्व होता है कोई भी देश केवल उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल करेंसी ज़्यादा दिन तक मार्केट में चल नहीं पाई क्योंकि ये करेंसी सिर्फ भरोसे पर ही चल रही थी और इसके ओवर प्रिंटिंग की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ने लगा और ब्रिटिश सरकार ने भी नकली कॉन्टिनेंटल करेंसी बाजार में फैला दी, जिससे कि लोगों का इस करेंसी से भरोसा उठने लगा और 1781 में इसको वर्थलेस घोषित कर दिया गया, जिससे कि यह करेंसी पूरी तरह से बेकार हो गई। तो इसके बाद ईयर 1792 में यूएस कांग्रेस ने कुनाइज एक्ट पास किया और डॉलर को ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स का कॉन्टिनेंटल करेंसी को बर्बाद करना उन्हीं के लिए आगे चलकर बर्बादी का सबक बनता है, क्योंकि यहीं से जन्म होता है दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर का, क्योंकि ये करेंसी आज भी दुनिया पर कई सालों से राज कर रही है और यहीं से शुरू होता है यूएस का सुपर पावर यूएस बनने का सफर। लेकिन इस टाइम तक और इसके कई सालों तक पाउंड स्टर्लिंग ही दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी था, क्योंकि यूके के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होता है और इसकी वजह केवल एक ही चीज़ थी। 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीज़ें बना के भेज रहा था। उसके पास सबसे ज़्यादा करेंसी यानी कि ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी स्टर्लिंग वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव ज़्यादा बड़ी बनने लगी थी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था, लोग इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करने लगे थे। जैसे कि आज की डेट में यूएस डॉलर, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने के बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे थे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिव जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, रिजर्व बनाना उसमें ज़्यादा आसानी होती थी। और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913 का। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर, और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर, और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट था। जो इनकी पूरी जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था। गोल्ड रिजर्व एकदम ख़त्म हो गए थे और वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज़ को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे उल्टा होने लगा, उल्टा इनको कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें यूएस शुरू में तो न्यूट्रल रहता था, चुपचाप रहता था। कंट्रीज जो लड़ रही थी उनको हथियार बना के बेच रहा था, गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा था अपना, और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने हथियार, फूड ग्रेन वगैरह दे के बहुत सारे पैसे बनाए। इससे यूएस का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ।
अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था, लेकिन इस टाइम पे भी यूएस उतना आगे नहीं था, क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे। ट्रेड जो यूएस करता था उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उनको भरा और अपनी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक्स वगैरह बनवाए। कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेकर आया ये, और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत था, आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के लिए। अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और इस वॉर में यूएस और ज्यादा हथियार बेचता है, और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था। ये ग्राफ देखिए उस टाइम का, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था उसका 70% गोल्ड यूएस के पास आ चुका था, और इन सब का रीजन एक ही था। इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का, पूरी तरीके से फायदा उठाया यूएस ने इसका। और पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था, इसकी जगह पे यूएस डॉलर आके बैठ गया था। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पाउंड स्टर्लिंग एक और झटका जर्मनी ने पाउंड स्टर्लिंग के फेक नोट बना के मार्केट में डालने शुरू कर दिए, ताकि सारी कंट्रीज का और लोगों का इस करेंसी से विश्वास हटे, और जो ये रिजर्व वगैरह स्टर्लिंग पाउंड के हैं उसको भी लोग हटा दें। जर्मनी उस टाइम पे एक महीने के अंदर 5 लाख फेक नोट प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल रहा था। इससे यूके जो था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, और ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी इसका जो फायदा था वो यूएस डॉलर को मिला, और यहाँ से यूएस की मनमानी स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। सारे जो देश थे, ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस, एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी। सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अब यूएस के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गोल्ड तो था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन यूनियन थे और जो जापान था, इसकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब हुई थी। को फूड, ग्रेन्स और फ्यूल था, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये बाकी देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास करेंसी तो थी नहीं, ना तो गोल्ड था, और यूएस को डर था कि बार्टर सिस्टम फिर से ना स्टार्ट कर दें, उससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है, जो वो लीड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ईयर 1944 में यूएस अपने देश के अंदर ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के माउंट वाशिंगटन होटल में 44 कंट्रीज के 730 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बने, जिससे ये जो सिचुएशन है वो सुधर सके। अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में ना, वो ट्रेड हो रहा है, सबकी जो इकोनॉमी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, जो है वो बाकी कंट्रीज के पास बिल्कुल की शॉर्टेज आ चुकी है। तो का एक ही सोल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो, आप अपनी सारी डील्स जो हैं वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो। हम प्लेज लेते हैं, गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड, इसके बदले हम $35 देंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी $35 दे के 1 आउंस गोल्ड ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड है। मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसी गोल्ड से बैक करती थी वो अब यूएस डॉलर से बैक करें, और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा। और दूसरी चीज, इस मीटिंग में यूएस और बाकी सारे देशों ने मिलकर यह करी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह बनाए और कहा कि जो देश वार में बर्बाद हो चुके हैं वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करे। उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा वो डॉलर में मिले, और जब वापस करना होगा तो वो भी डॉलर में वापस करना होगा। और यही नहीं, यूएस ने एक प्लान बनाया जिसको मार्शल प्लान बोला गया। इसमें यूएस ने क्या किया कि यूरोप के देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएस ने यूएस डॉलर में $13.3 बिलियन लोन दिया था। और ये लोन देने के बाद यूएस ने कहा कि आपके पास डॉलर हो गया है, पैसा हो गया, इस डॉलर को आप हमसे ही रिसोर्सेस खरीद के आपके जो देश हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, उसको दोबारा से खड़ा करो। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना लोन दिया गया था डॉलर में। यूएस ने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, यूएस ने लॉन्ग टर्म सोचा। उसको पता था लोन की तो सारे देशों को जरूरत, ये लोन तो लेंगे। और यूएस बहुत डेस्परिंग का फायदा उठाने के लिए पूरे वर्ल्ड में यूएस जो है वो यूएस डॉलर चलाना चाहता था। वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था
उसके अंदर यूएस डॉलर को ही सर्कुलेट करना चाहता था, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे थे। और क्या फायदे थे वो अभी आपको पता चले। में तो यूएस करता क्या है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब साइन हुआ था 1944 में, तो उसके एक साल बाद 1945 में यूएस ने सऊदी के जो किंग थे उनको कन्विंस किया कि देखो, तेल निकालने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सऊदी के पास तेल निकालने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था। केवल ये टेक्नोलॉजी यूरोप और यूएस के पास था, और यूएस सऊदी को सिक्योरिटी में भी पूरी मदद करेगा। जो आप ऑयल बेचोगे पूरी दुनिया भर में, उसमें आपको बस एक चीज आपको करनी है कि आपको सारी पेमेंट यूएस डॉलर में लेनी है, और इस कोई भी करेंसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अब सऊदी जो था वो बड़ी आसानी से इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई अल्टरनेट नहीं था। दूसरी चीज, अगर वो बाकी किसी करेंसी में वो लेता भी तो उसको इतना भरोसा नहीं था। यूएस डॉलर में एटलीस्ट ये तो था कि वो गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, तो सऊदी जो था वो इस चीज के लिए बड़ी आसानी से मान जाता है। बाकी जो देश थे उनके सामने एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी कि अगर आपको अपनी कंट्री के लिए ऑयल चाहिए तो आपको किसी और करेंसी में नहीं मिलेगा, आपके पास यूएस डॉलर होना कंपलसरी है। इसलिए आपको अपने रिजर्व में यूएस डॉलर रखने पड़ेंगे अगर आपको ऑयल चाहिए। और जो ऑयल था वो मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट था, और यहीं से यूएस डॉलर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी दुनिया को, जिससे कि यूएस डॉलर की मांग सबसे ज्यादा पड़ती है वैश्विक व्यापार में। तो इसके बाद 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 11615 रिलीज करते हैं। इंटरनेशनल स्पेक्यूलेशन को क्लेम करते हुए कहते हैं कि ये जो यूएस डॉलर की जो गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी है, मतलब कि आज की डेट से डॉलर जो है उसके बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। And building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. पूरी दुनिया इस चीज को सुन के शॉक्ड हो गई थी। सारे जो ट्रेड थे वो डॉलर के अंदर हो रहे थे, जो डेट लिए गए थे वो डॉलर में रेट करने थे, हर डॉलर में आ रहा था, सबके रिजर्व डॉलर में थे, और ये ऐसा बोलना जाना कि दुनिया के लिए एक शॉक था। इसलिए इस इंसिडेंट को निक्सन शॉक बोला जाता है, और तब से लेकर आज तक यूएस डॉलर ही दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी